नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे, यूपी एसटीएफ ने कानपुर में किया ढेर। पीएनबी को अब लगा 3,688 करोड़ का चूना, डीएचएफएल को दिए लोन को फ्रॉड घोषित किया। राजस्थान के मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे शुक्रवार को एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक एसटीएफ मध्य प्रदेश के उज्जैन से जब उसे कानपुर लाई तो उस गाड़ी में रास्ते में पलट गई। मौका देखते ही विकास दुबे ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस और विकास दुबे के बीच गोलियां चली, जहां आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वाकये के बाद यूपी के पूर्व सीएम और सपा विधायक अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि कार नहीं पलटी, सरकार पलटने से बचाई गई है। विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान उसने कई बड़े खुलासे भी किए। विकास दुबे ने कहा कि वह पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद शवों को जलाना चाहता था। जलाने के लिए शवों को एक जगह इकट्ठा किया था और तेल का इंतजाम भी कर लिया था। विकास ने पुलिसकर्मियों के संपर्क में होने की बात भी कही। विकास दुबे ने कहा कि हमें सूचना मिली कि पुलिस सुबह आएगी। पुलिस रात में ही छापेमारी के लिए आ गई। डर था कि पुलिस एनकाउंटर कर देगी, इसलिए विकास दुबे ने बताया कि सीओ देवेंद्र मिश्रा ने उसकी नहीं बनती थी। कई बार देवेंद्र मिश्रा ने उसे देख लेने की धमकी भी दी थी। विनय तिवारी ने बताया कि सीओ देवेंद्र मिश्रा मेरे खिलाफ हैं। सीओ के सामने के मकान में मारा गया था। मेरे साथियों ने उसे सीओ को मारा था। उसने बताया कि घटना के बाद सभी साथियों को अलग अलग भागने को भी कहा गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक की एक बार फिर घोटाले करने का सामने आया है। बैंक के दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को दिए गए 3,688 करोड़ रुपए के लोन को फ्रॉड घोषित किया है। इससे पहले नीरव मोदी और राहुल चौकसी बैंक के 14,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा चुके हैं। बैंक ने गुरुवार को बताया कि उसने दीवान हाउसिंग फाइनेंस के एनपीए खाते में 3,688 करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में जानकारी आरबीआई को दी है। डीएचएफएल उस समय सुर्खियों में आई थी जब उसने एक रिपोर्ट में कहा था कि उसने कई मुखौटे कंपनियों के जरिए कुल 87 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज में कथित रूप से 31 करोड़ रुपए की हेराफेरी करी है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक एनबीए के शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि कंपनी डीएचएफएल के खाते में 3,688 करोड़ की धोखाधड़ी रिपोर्ट आरबीआई को दे गई है। उसने कहा कि बैंक पहले ही तय मानदंडों के तहत इसके लिए 1,246 करोड़ रुपए के प्रावधान यानी प्रोविजनिंग कर चुकी है। डीएचएफएल पहली वित्तीय सेवा कंपनी है जो कर्ज समाधान को लेकर एनसीएलटी के पास गई है। कंपनी में पिछले कई नियमों के कथित उल्लंघन की रिपोर्ट के बाद गंभीर धोखाधड़ी की जांच कार्यालय समेत विभिन्न एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। वहीं कंपनियों की कई येस बैंक में भी लोन धोखाधड़ी को लेकर जांच चल रही है। कंपनी के प्रमोटर वधावन बंधु के गिरफ्तार है और प्रावधान निदेशालय ने गुरुवार को ही उनकी संपत्ति कुर्क की है। येस बैंक लोन घोटाले के मामले में परिवर्तन निदेशालय ने बैंक के पूर्व प्रमुख राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल धनवान को और धीरज विधान को 2,400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की है। इसमें राणा कपूर की 1,000 करोड़ और वधावन बंधुओं की 1,400 करोड़ की प्रॉपर्टी शामिल है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के हरदी इलाके में एसटीएफ और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में गोरखपुर निवासी पन्ना यादव एसटीएफ की गोली से ढेर हो गया है। बताया जा रहा है कि पन्ना यादव किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गोरखपुर से बहराइच आया हुआ था। इस बीच ऑपरेशन क्लीन में जुटी एसटीएफ ने पन्ना यादव को बहराइच पहुंचने की भनक लग गई थी। हरदी इलाके में पहुंचे पन्ना यादव को एसटीएफ पुलिस की संयुक्त टीम ने आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन पन्ना यादव आत्मसमर्पण न करते हुए फायरिंग करने लगा। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में पन्ना यादव को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल के ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 50,000 का इनामी बदमाश पन्ना यादव के ऊपर 36 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज है और जेलर से बदसलूकी कर जेल से भागने का भी आरोप उस पर था। फिलहाल एसटीएफ की टीम ने इस इनामी बदमाश को मार गिराया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बदमाश पन्ना यादव के पास से कई असलहे भी बरामद किए गए। बीती रात थाना हरदी के ग्राम अहिरनपुरवा मौजा गलकारा में एसटीएफ से एक बदमाश जिसका नाम पन्ना यादव पुत्र समय यादव निवासी मंगलपुर थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर है, मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा चलाई गई गोली से वह घायल हुआ, जिसे वास्ते उपचार पीएचसी लाया गया। राजस्थान के चूरू में नगर परिषद के सभापति पायल सैनी ने पर्यावरण संरक्षक व सौंदर्यीकरण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाकर चूरू शहर को हरा भरा बनाने का आह्वान किया है। सभापति ने शुक्रवार को रेलवे कॉलोनी के पास श्री बैकुंठ मुक्ति धाम में जनप्रतिनिधियों व नागरिकों के साथ सामूहिक वृक्षारोपण करते हुए कहा कि नगर परिषद शहर को अभाव रहित व विकास के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का खतरा टला नहीं है, इसलिए नागरिक सहज रहे। जिला उपभोक्ता मंच की सदस्य संतोष मासूम ने बैकुंठ मुक्ति धाम के अनेक सदस्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेस नेता रमजान खान, पार्षद राजकुमार सरस्वत, राजेंद्र राजपुरोहित, पत्रकार राकेश कुमार सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुक्तिधाम के संचालक रुकमानंद भाकर ने सभापति व अन्य सदस्यों का स्वागत कर आभार प्रकट किया। इसके पश्चात सभापति पायल सैनी ने मुक्तिधाम का अवलोकन करते हुए संचालकों की भूर प्रशंसा की तथा मुक्तिधाम को भूमि पर अतिक्रमण हटाने व हर संभव विकास करने का आश्वासन दिया। करके इसको डेवलप कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अभी यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें विभिन्न अलग अलग अच्छी किस्मों के पौधे लगाए गए हैं। मेरी तरफ से इन सभी को शुभकामनाएं हैं और आगे भी भविष्य में भी इसी तरीके के कार्यक्रम करते रहें। और निश्चित ही इनकी जो मेहनत है उसे देख के लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो बैकुंठ धाम है आपको एक अच्छे आप पर्यटन स्थल भी कह सकते हैं, इसको एक अच्छा पार्क भी कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आगे डेवलप करने का इन्होंने जो मुझे प्रोजेक्ट दिखाया है, वाकई में चूरू के अंदर ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा। अगर ये सफल हो जाए तो आपको आज चूरू ही नहीं बल्कि आसपास के कहीं किसी भी क्षेत्र में आपको ऐसा प्रोजेक्ट देखने को नहीं तो अच्छा लगा। और इसके लिए मैं चेयरमैन साहिबा को धन्यवाद देना चाहूँगी और ये भी कहना चाहूँगी कि आप यहाँ समय समय पे आए ताकि बैकुंठ मुक्ति धाम का। बीकानेर के कोलायत व्यापार मंडल ने कोरोना संक्रमण को लेकर व्यापारी एवं युवाओं ने लॉकडाउन की मांग की है। साथ ही व्यापारी मंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बीकानेर शहर में कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने के खतरे को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग जागरूक हो रहे हैं। इसको लेकर आज लोकायत में व्यापार मंडल व युवाओं ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देकर बाजार का समय सुबह 9 बजे से 2 बजे तक करने की मांग की है। व्यापार मंडल के प्रभु दयाल मुंदड़ा ने बताया कि जिले में फैल रही कोरोना महामारी को लेकर इसके बचाव के लिए कोलायत के बाजार का समय बदला जाए और बसों के परिवहन पर भी रोक लगाई जाए ताकि संक्रमण फैलने का खतरा नहीं हो। इस दौरान चतुर्भुज पंचारिया, योगेश सेवक, अमित भोजक, सुरेश बिश्नोई, ललित आदि व्यापारी गण मौजूद रहे। जहां पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है, उसी संकट की घड़ी में जोधपुर के उदय मंदिर तिलक नगर निवासी 7 साल की मिंक जावा पुत्री मनीष जावा ने मानव धर्म को सर्वप्रिय रखते हुए कोरोना वायरस से इस जंग में अनूठी व साहस भरी पहल की है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व अपने परदादा स्वर्गीय मेहरान जी जावा के जीवन से प्रेरित होकर मिंक जावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर कोरोना वायरस वैक्सीन पर परीक्षण व शोध करने अपने शरीर पर करवाने की इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी नन्ही बेटी के इस साहस भरे नन्हे कदम की खूब प्रशंसा व तारीफ की गई है। मिंक जावा ने बताया कि उसने इटली, अमेरिका, रूस, जापान जैसे अन्य देशों के डॉक्टर एवं रिसर्च संस्थानों को भी ईमेल के माध्यम से कोरोना वैक्सीन पर शोध व परीक्षण करने पर अपने शरीर पर करवाने की सहमति भेज चुकी है। अगर वैक्सीन का प्रयोग सफल रहा तो इस देश में विदेश में चिकित्सकों व लाखों लोगों की जिंदगी बची जा सकती है। इस बीमारी से ग्रसित और मानव हित के लिए सबसे बड़ा परोपकार नहीं हो सकता। वह अपने द्वारा उठाए गए इस कदम से शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार है। बेटी के पिता मनीष जावा ने बताया कि बेटी की इस पहल से पहले तो वह पूरी तरीके से घबरा गए थे, परंतु बेटी के जिद के आगे उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी। मिंक जावा अभी तीसरी क्लास में पढ़ रही है और उनका सपना डॉक्टर बनने का है। बेटी के इस निर्णय से पिता को अधिक गर्व है। वे इस माध्यम से समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आज के युग में बेटियों को भी किसी बेटे से कम नहीं माना जा सकता। मिंक के इस पहल पे वाल्मीकि समाज की ओर से सेठ
रविदास चावरिया, हरिदास तेजी, संतोष कुमार चांदनी ने उसे प्रोत्साहन किया। देश को बताना चाहती हूँ कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। मैंने पीएम मोदी को ट्वीट किया है, मैं अपनी बॉडी पे कोरोना वायरस का वैक्सीन का रिसर्च अपनी बॉडी पे करवाना चाहती हूँ। और अब बात किसानों की। किसान महापंचायत की ओर से चना खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने की मांग को लेकर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसानों ने चने से लदे सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ 4 जुलाई को दूदू यार्ड मंडी से दिल्ली कूच कर रवाना किया। नेशनल हाईवे पर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रोलियों की लंबी लाइन लगी हुई दिखी। चना खरीद को लेकर किसानों की ओर से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य को पत्र लिखा गया था, लेकिन खरीद व्यवस्था शुरू नहीं की गई। इसके बाद किसानों को मजबूर होकर दूदू से दिल्ली कूच करना पड़ रहा है। किसानों ने दी कि आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसानों ने दिल्ली कूच की सूचना पर किसानों के महापड़ाव को पुलिस और प्रशासन की ओर से जयपुर की सीमा में प्रवेश होने से पहले ही महिला गांव पर रोक दिया गया है, जहां पर राज्य सरकार की ओर से दूदू एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत ने और पुलिस प्रशासन ने आला अधिकारियों ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की है। साथ ही प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए जयपुर भेजा गया है, लेकिन अब तक 2 दिन और वार्ता फिलहाल विफल रही और किसानों के महापड़ाव का 5वां दिन है। रामपाल जाट ने बताया कि किसान महापंचायत द्वारा भेजे गए पत्र के मुताबिक नेफेड द्वारा कुल उत्पादन का अधिकतम 25% उपज खरीद की का प्रावधान है। राजस्थान में खरीद का लक्ष्य 6.15 लाख टन किया गया था, जो कि कुल उत्पादक 2.45% रहा। प्रदेश में अभी 5.83 लाख टन चना खरीदा जा चुका है। अभी तक 21.02 लाख टन खरीदना बाकी है। तीसरा दिन है। हमारी एक ही प्रमुख मांग है कि सरकार किसानों की चने की खरीद दोबारा शुरू करे। 1 क्विंटल चना यदि किसान बाजार में बेचने जाएगा तो उसे 3600, 3700, 38 रुपये मिलेंगे। तो जो न्यूनतम मूल्य, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, वो 4875 है। उससे भी हमें 1000 से लेकर 1200 रुपये 1 क्विंटल के कम मिलेंगे बाजार में। इसलिए सब किसान चाहते हैं, एक तरफ किसान बेमौसम के कारण जूझ रहे हैं, वहीं टिड्डियों का आतंक भी किसानों के ऊपर प्रहार कर रहा है। दूसरी तरफ आज जो किसान है वो किसान पूरी तरह से बेबस होकर सड़क पर बैठे हैं। अभी हम आपको बता दें कि जो किसान है, ये राष्ट्रीय किसान महापंचायत के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और राष्ट्रीय किसान जो अध्यक्ष है रामपाल जाट, वो पिछले 3 दिन से यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई मंत्री या कोई विधायकों के द्वारा अभी किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली गई है। किसानों का सीधा आरोप केंद्र और राज्य सरकार पर यही है कि अगर इसी प्रकार अन्नदाता सड़क पर बैठे रहेंगे तो फिर खेती कौन करेगा। और आज की जो किसान की जो दुर्दशा है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है कि जो किसान है बुआई जुताई के समय वो आज सड़कों पर बैठा हुआ है। डीपीके न्यूज़ से ओम प्रकाश चौधरी, जयपुर। बाड़मेर जिले का सींदरी कस्बा अभी तक कोरोना महामारी से बचा हुआ था, लेकिन आज एक साथ 3 स्थानीय निवासियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कस्बे में भय का माहौल है। स्थानीय डॉक्टर अर्जुन नाम ने बताया कि हम प्रारंभ से ही संक्रमणों के टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज एक साथ 3 पॉजिटिव केस मिलने पर इलाज के लिए बलोत्रा के पास आइसोलेशन में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है और भविष्य में भी इस महामारी से लड़ने के लिए हमारी पूर्ण तैयारी है। उन्होंने स्थानीय जनता से बिना घबराए सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महामारी से लड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात करने और उसके बाद 9 निर्दलीय विधायकों के सीएम से मिलने के चलते प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलें तेज हो गई है। कांग्रेस के दिल्ली के सूत्र से बताते हैं कि पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर फैसला होगा, मंत्रिमंडल विस्तार उसके बाद ही संभव है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री ने अगले सप्ताह कलराज मिश्रा से मुलाकात का समय मांगा है। जानकारी मिली है कि राज्यपाल और सीएम के बीच 45 मिनट की बैठक में 7 विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अगले सप्ताह इस समय मांगने की खबर से सियासी हलचल तेज हो गई है।
इस बीच कल 13 निर्दलीय विधायकों में 9 विधायकों को सीएम से मिलने से भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। निर्दलीय विधायकों में सुरेश तांक, खुशवीर सिंह, आलोक बेनीवाल, ओम प्रकाश होडला, संयम लोढ़ा, लक्ष्य मीणा, महादेव खंडेला, बाबूलाल नागर, कांति मीणा ने सीएम से मुलाकात की है। प्रदेश में पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक विषयों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। राज्यसभा के चुनाव के बाद ही चर्चाएं तेज हो गई थी। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल अलग होता है तो 4 या 5 मंत्रियों की छुट्टी संभव है। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। साथ ही निर्दलीय और बसपा से आए विधायकों की जगह मिलनी तय है। वर्तमान में अभी सीएम और डिप्टी सीएम को मिलाकर 23 मंत्री है। अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजधानी जयपुर के निकट बस्सी क्षेत्र की ग्राम पंचायत कचोलिया में कल रात गांव में एक गौवंश कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना हिंदू गौ सेवा समिति बस्सी को मिलने पर सभी कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंच गए और घटना के बारे में बस्सी पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया। प्रशासन के आने के बाद समिति सदस्य सोनू शर्मा द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर 100 फीट गहरे कुएं में उतर गए, जहां पहले ही गौवंश के साथ 2 काले सांप भी कुएं के अंदर थे। फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर समिति सदस्य ने उसे रस्से से बांधकर और क्रेन की सहायता से सही सलामत कुएं से बाहर निकाला। उसके पश्चात गौवंश बाहर आते ही खड़ा होकर चलने लगा, यानी कि हिंदू गौ सेवा समिति बस्सी ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आपको बता दें कि ऐसा हिंदू गौ सेवा समिति ने पहली बार नहीं किया है। ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पहले भी किए जा चुके हैं। घटनास्थल पर समिति संस्थापक सन्नी सोनी के साथ समिति सदस्य परमार नामा, फैली राम, सन्नी बना, मनीष जाट, श्यामा प्रजापत, सुनील सैनी और ग्रामीण आदि उपस्थित रहे। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।